हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं बायबैक का क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें? बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जरूर रीड करना चाहिए। शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज, इतना कुछ दिया है। असेट साइड में फिक्टिसेस भी देख लेना चाहिए, नहीं है। कंपनी डिसाइड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज परमिटेड बाय लॉ। तो लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स वो सारे पॉइंट पड़ेंगे। टेस्ट लगाना है, मतलब प्राइस तय है 20 रुपए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बायबैक ऑफ पोस्ट बायबैक बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट तो आप बना लेना। मेन पॉइंट है मुझे टेस्ट करना है, तो 3 चीज टेस्ट करते हैं। नंबर 1 पहला हो गया आपका रिसोर्सेज टेस्ट। रिसोर्सेज टेस्ट में आपको पूरी लाइन लिखना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाई। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पर क्या क्या है जरा देखते हैं। यहां पर है इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी कितनी, 80 लाख रुपए। प्रेफरेंशियल होती तो वो भी लिखते, अदर डाल लो। पेड अप कैपिटल में दोनों आता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है, फ्री रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व में आता है, P&L फ्री रिजर्व में आता है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस सेक्शन के लिए फ्री रिजर्व में आता है। तो 10, 50 और 20, 10, 50 और 20, ठीक है। इधर कोई फिक्टिशियस लॉसेस होते तो वो माइनस करता मैं, है ना। फिक्टिशियस असेट माइनस करता, गुडविल नहीं, फिक्टिशियस, इंटेंजिबल नहीं बोल रहा हूं। फिक्टिशियस यानी अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, जो डेबिट्स इधर पड़े होते हैं ना असेट साइड में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए। इन सब का टोटल लगा दिया जाए। इन सब का टोटल हो गया 160, है ना। 160 हो गया। 160 का 25%, ठीक है। 160 का 25% मीन्स 1/4 यानी 40 लाख रुपए। ये मैक्सिमम रिसोर्सेस आ गए। क्या आ गए? रिसोर्सेस दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक पर्पस। बायबैक पर्पस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकते हो, इतना। और अगर आपके पास क्वेश्चन में प्राइस अवेलेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो आप प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में प्राइस भी थी, नंबर ऑफ शेयर्स भी थे, 20,000 शेयर्स 25 क्रेडिट्स थे, तो इनटू का अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट से अमाउंट को कंपेयर कर लिया। बात देखिए ना, ये लिमिट आई है, मैक्सिमम लिमिट आई है, तो या तो अमाउंट निकाल लो या नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर प्राइस से डिवाइड करता हूं 20 पर शेयर। ये बायबैक प्राइस है। क्या ये? बायबैक प्राइस। इसमें फेस वैल्यू भी आ गई, इसमें प्रीमियम भी आ गई, और ये बिफोर बायबैक है, इससे CRR की बात नहीं करूंगा मैं, बिफोर बायबैक। तो मैक्सिमम शेयर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स आपके 2 लाख। कितने? 2 लाख। मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक 2 लाख। और लिखा भी क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एस में बी परमिटेड बाय लॉ। तो इस फर्स्ट टेस्ट में मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, दैट इज 2 लाख। ये एक पार्ट है आपका, ठीक है। अब सेकंड टेस्ट करते हैं। सेकंड टेस्ट में क्या करना रहेगा? सेकंड टेस्ट याद होगा आपको कि इन केस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बायबैक इक्विटी शेयर का होगा, वो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होगा, तो द 25% कंस्टिट्यूटेड, यानी जो 25% की बात कर रहे हैं, ये 25% जो होगा वो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल में जो इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग बस उस पर निकालना है।
तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है जो मैंने बताया था, वो है नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट है ये। यानी कि आप सेकंड टेस्ट जो रखोगे वो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, 25% ऑफ इक्विटी शेयर लिख देना उस लाइन। 8 लाख इक्विटी शेयर है, 8 लाख इक्विटी शेयर है, इसका मैक्सिमम 25% यानी कि 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर। ठीक है, ये आ गया सेकंड टेस्ट, दैट कैन बी बॉट बैक। इसमें भी ये लाइन लिख सकते हो, मैक्सिमम इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। तो ये 2 टेस्ट बिफोर बायबैक थे और इन दोनों में आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2 लाख और प्राइस वहां 20 रुपए। यानी ये तो तय हो गया कि 2 लाख शेयर हम इश्यू बायबैक कर सकते हैं। अच्छा, यहां कम आते या वहां कम आते, तो सीधी सी बात है जो कम आते विच एवर इज लोअर करोगे। भाई यहां पे 2 लाख और वहां पे 150 आते मान लो, तो आप 2 लाख कर पाते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि ये तीनों क्यूमुलेटिव कंडीशन है। यहां से निकल गए आप लेकिन वहां जाके फंस गए 1.5 लाख पे, तो 1.5 लाख इश्यू कर सकते। और चलो इन दोनों से निकल गए, तीसरा टेस्ट और बाकी है, भी तो हो सकता है उस टेस्ट में 2 लाख भी ना आए, कुछ और आए, तो वो भी चेक करते हैं। वो चेक कैसे करें? तो थर्ड है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। वो सब लाइन लिख देना है ना, वो बार बार नहीं बता रहा हूं मैं। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो ये है कि आप जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके आए और जो प्राइस आई उससे एंट्री करके देख लो, फिर डेट इक्विटी रेशियो निकाल। लेकिन ऐसा करने पे मान लो आपका डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? आपकी जर्नल एंट्री बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। वो तो मान लो आपने पूरी एंट्री कर दी, डेट इक्विटी रेशियो 2 लाख शेयर्स के बाद डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा आ गया, तो आपका 2 लाख रुपए का बायबैक खत्म, कैंसिल, क्योंकि कंडीशन नॉट फुलफिल, तो आपकी जर्नल एंट्री बेकार हो जाएगी। इसलिए आप क्या करोगे? उल्टा तरीके से चलेंगे। हम ऐसा करेंगे, डेट इक्विटी इक्वल टू 2 होता है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इतना तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलो हम एक्सट्रीम लिमिट मान के चलते हैं। अब डेट तो बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे में डेट्स में कोई चेंज नहीं आता, तो डेट्स तो वो कोई है। डेट्स क्या? डिबेंचर्स है 20 लाख के और अनसिक्योर्ड लोन है 20 लाख का, 2 डेट्स है। लॉन्ग टर्म डेट्स लेना है, तो डेट्स का मतलब यहां पर हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हालांकि मैंने कहा था सेक्शन में नहीं लिखा लॉन्ग टर्म, वहां पर लिखा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बट इसका सही इंटरप्रिटेशन यही होता है। तो 20 लाख प्लस 20 लाख 40 लाख डिवाइड बाय इक्विटी इनटू इक्वल टू 2। तो आपके लोन आपकी इक्विटी से ट्वाइस से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब आपकी इक्विटी कितनी हो सकती है? तो आपकी इक्विटी इधर आ जाए, ये उधर चले जाए, यानी डिवाइड बाय 2 इंटू इक्विटी आ जाए। तो आपकी इक्विटी आफ्टर बायबैक, ये आफ्टर वाले आएगी, क्योंकि ये सब कब का है? डेट इक्विटी रेशियो कब की बात कर रहे हैं? बायबैक के बाद। तो बायबैक के बाद की आपकी इक्विटी कितनी आ सकती है? आपकी इक्विटी आफ्टर बायबैक शुड नॉट लेस देन 20 lakhs, 20 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। तो आपके लोन 40 है, तो उसका आधा इक्विटी 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम अगर हुई मान लो तो 40 के डेट्स रहेंगे और इक्विटी 19 अगर हुई तो आपका आंसर 2 से बाहर हो जाएगा। तो 20 जो आई है ये एक्सट्रीम लिमिट आई है बस, ठीक है ना, इससे कम नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल मिनिमम लेवल आ गया। ये उल्टा है, यहां मैक्सिमम मारता हूं, ये मिनिमम लेवल आ गया इक्विटी का, इक्विटी इससे कम मत होने देना। तो ठीक है साहब, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इक्विटी बिफोर बायबैक थी 160, कितनी थी? 160। और इक्विटी आफ्टर बायबैक में बी एट मिनिमम लेवल 20, इतनी गिरा सकते हो, इतनी नीचे, यानी 140। यानी इन सब में से मैं कितने विड्रॉ कर सकता हूं? सीआरआर के लिए, प्रीमियम के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, इन सब के लिए माइनस 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 कर, कितना माइनस कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा 140 तक माइनस कर सकता हूं। यानी रिसोर्सेस दैट कैन बी यूटिलाइज कैन बी
यूटिलाइज फॉर बायबैक 140 रिसोर्सेज, 140 लाख रुपए में यूज कर सकता हूं बायबैक के लिए। और इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, यहां जगह नहीं बची, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 140 लाख रुपए कैन बी यूटिलाइज, यानी एक रिसोर्सेज टेस्ट ये होता है और एक ये होता है, ये बिफोर होता है इसलिए सीधे 20 से डिवाइड किया है। और यहां पर 140, यानी इन सब में से आप माइनस 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 करके 140 आप यूज कर सकते हो आफ्टर बायबैक। तो बायबैक के बाद तो शेयर होल्डर बन जाता है, यानी इसमें से मुझे 10 रुपए फेस वैल्यू के लेना है, 10 रुपए प्रीमियम के लेना है, 20 रुपए तो मेरी प्राइस हो गई, 20 रुपए तो बायबैक प्राइस हो गई। प्राइस पता है इसलिए ऐसा कर पा रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर पता होता तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता तो प्राइस आ जाती, वो भी करवाऊंगा। लेकिन मैंने कहा जब ये वाला करो तो सिर्फ 20 से डिवाइड नहीं करना, सीआरआर भी डिवाइड करना। और सीआरआर किसके बराबर होगा, फेस वैल्यू के। आपने देखा सीआरआर कितना बनाते हैं ना, जितने से इक्विटी शेयर डेबिट होते हैं उतने से सीआरआर बनता है या फ्रेश इश्यू आता है। और फ्रेश इश्यू इन क्वेश्चन में आएगा नहीं जहां इस तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जितना फेस वैल्यू उठेगी उतना सीआरआर। तो अंतर समझ रहे हो ना, यहाँ 20 से डिवाइड करके 2 लाख लाया मैं, क्योंकि ये बिफोर बायबैक था, ये बायबैक से पहले की बात थी। और यहां किसकी बात है, बायबैक के बाद। तो यहां पर आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लोगे इस तरीके से, 140 लाख, 140 लाख डिवाइड बाय 30 रुपए से डिवाइड करेंगे, 30 रुपए। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कहने को 20 रुपए के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, लेकिन 10 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि वो 10 का रिजर्व सीआरआर बन जाता है तो 30 का इफेक्ट देता है। ये बात मैंने कल जर्नल एंट्री से भी समझाई थी, अभी फिर जर्नल एंट्री करवाऊंगा। यानी 4.67 लाख शेयर्स दैट कैन बी बायबैक, बॉट बैक। तो इस बार हमारे पास प्राइस थी इसलिए हमने क्या करा, यहां भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, यहां भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। और इसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स होते ही 1 2 3, तीनों टेस्ट आपसे बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना बायबैक कर सकते हो, 2 लाख, 2 लाख और 4 लाख सुन सकते। तो क्या रूल है, 467 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां से 467 की लिमिट आ रही है, लेकिन यहां से 2 लाख की लिमिट आ रही है। तो आप लिख दोगे एस पर अबाउट 3 टेस्ट कंपनी कैन बॉट बैक मैक्सिमम 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20 ईच, ठीक है। बराबर 2 लाख शेयर अगर बायबैक करेंगे तो डेफिनेटली इस डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो ही जाएगा, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो तो 4 लाख शेयर भी बायबैक करते 4.67 तो भी डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो जाता, तो भी मेंटेन हो जाता, और हम तो उससे कम ही कर रहे हैं। और ये बात प्रूव करते हैं, चलिए कैसे करें प्रूव। तो चलिए जर्नल एंट्री करें, जर्नल एंट्री करें, इसको रहने देता हूं, जर्नल एंट्री इस तरफ कर देता हूं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या, सोचिए आप, जर्नल एंट्री के तो 5 सेट है, और क्वेश्चन में और कोई एंट्री दी हो तो पहले वो कर लिया करो, तो कोई और एंट्री है ही नहीं क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी, फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू डेबिटेड, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिटेड टू शेयर होल्डर, है ना। आप 2 लाख शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, 2 लाख शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, मतलब 20 लाख तो ये हो गए, रुपीज इन लैक्स ऊपर लिख देना। और 2 लाख का बायबैक 20 रुपए के रेट से कर रहे हो, कितने रुपए के रेट से कर रहे हो, 20 रुपए। देना कितने आपको, पब्लिक को 20 रुपए देना है, तो देना 40 लाख है। उस 40 लाख में से 20 इसके हैं, 20 प्रीमियम के। और मेरे वीडियो आप ध्यान से देखा करो, बार बार में कभी भी ऐसा कभी पॉइंट नहीं रहा कि कोई पॉइंट मैंने एक बार बोला, एक पॉइंट में 5-5 10-10 बार रिपीट करता हूं, बार बार। आप लोग भी करो, कंफ्यूजन कैसे आ सकता है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, सबसे पहले इसका नहीं इसका हिसाब क्लियर करा दो, प्रीमियम ऑन बायबैक का। तो बायबैक का हिसाब क्लियर करना, बायबैक का प्रीमियम कहां से, रिडम्पशन में भी बताया था। तो प्रीमियम तो हो सकता है, क्योंकि ये सेक्शन 68 थोड़ी ना है, ये तो वहां भी बताया था, वहां पे भी प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन में भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम से हो सकता है, पुराने प्रीमियम से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन जो वहां था वो सीआरआर पे था, सीआरआर से फ्री रिजर्व से होता है, और यहां तो सीआरआर प्रीमियम से भी हो जाता है। ये फर्क था, तो फर्क इसके लिए था, फर्क उस कैपिटल रिक्वायरमेंट सीआरआर के लिए था फर्क,
इसके लिए कोई फर्क नहीं, इसके लिए तो आप जहां से करना चाहो, प्रीमियम है आपके पास तो प्रीमियम से कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर लेते हैं, पूरे 20 लाख है पूरे 20 कर देते हैं, कम होते तो इनमें से किसी से कर लेते हैं। तो इसका हिसाब सबसे पहले खत्म किया। इसका हिसाब खत्म करने के बाद अगली एंट्री आएगी, या तो फ्रेश इश्यू हो क्वेश्चन में तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, तो नए शेयर इश्यू कुछ है ही नहीं, तो नए शेयर जब इश्यू नहीं होते तो सीधे इस पे आ जाते हैं, इसके बराबर या तो नए शेयर आना चाहिए या इसके बराबर सीआरआर आना चाहिए, तो 20 का सीआरआर आना चाहिए क्योंकि नए शेयर है ही नहीं। सीआरआर कहां से आए, तो सीआरआर आया आपका या तो प्रीमियम अकाउंट से भी कर सकते हो सीआरआर, वहां नहीं कर सकते तो रिडम्पशन यहां कर सकते हैं, या फ्री रिजर्व से। तो रिजर्व प्रीमियम तो यहां खत्म हो गई, जनरल रिजर्व इससे ले लेते हैं, तो आप चाहो तो जनरल रिजर्व से ले लो, जनरल रिजर्व से 10 ले लो और पीएनएल अकाउंट से 10 ले लो, या पूरे 20 पीएनएल से ले लो तो भी चलेगा, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं। और लास्ट एंट्री में पेमेंट कर दो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बस पूरी एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ, इस पूरी एंट्री का इफेक्ट हुआ ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। नंबर 1 इफेक्ट यहां से चलते हैं, इक्विटी शेयर बैलेंस शीट बनाओगे तो इक्विटी शेयर 20 लाख से कम हो जाएंगे, इसका मतलब बचेंगे कितने 60। प्रीमियम टू प्रीमियम खत्म हो गया अकाउंट, 20 से प्रीमियम क्लोज हो जाएगी, अब बची 0। जनरल रिजर्व 10 का ये खत्म हो जाएगा 0, पीएनएल अकाउंट 10 से खत्म हो जाएगा 40 बचेगा, ठीक है। ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। सीआरआर फ्री रिजर्व में आएगा तो रिजर्व से सरप्लस में लिख देना, लेकिन वो इक्विटी का पार्ट नहीं होता है ना। सीआरआर सीधे बैलेंस शीट में चले जाएगा, बैंक में इतने रुपए माइनस कर देना, बैंक नहीं हो तो करंट असेट्स में से माइनस कर देना। तो आप ध्यान से देखो कि जो आपके इक्विटी पहले थी, अब इक्विटी कितनी बची 100 बची, कितनी बची 100, तो 60 गायब हो गए 60, जबकि आपने पेमेंट कितना किया 40 से किया, तो 60 कैसे हो गए, 20 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा इसलिए कि एक तो 20 इक्विटी डेबिट हुए, ऊपर से 20 के बराबर सीआरआर में बन गया, तो 20 से आपका रिजर्व भी कैपिटलाइज हो गया, वो भी कैपिटल बन गया एक तरीके से, हट गया सीआरआर में चला गया। तो इफेक्ट क्यों आता समझ में आएगा। अच्छा अब आप इसमें चाहो तो डेट इक्विटी रेशियो एक बार फिर ओरल टेस्ट कर लेना, तो डेट इक्विटी रेशियो में डेट कितने 40 और इक्विटी कितनी है आफ्टर बायबैक 100 बची, नई बैलेंस शीट में आप देखो तो 40 की डेट्स और इक्विटी 100 की, तो डेट इक्विटी रेशियो तो आपका 2 से बहुत कम ही आ रहा है, तो कम तो हो सकता है ना, कम तो हो सकता है, यानी आपका पूरा बायबैक पास है। ये फर्क होता है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको शो नहीं करना है आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां प्राइस भी गायब कर दे, जहां प्राइस भी गायब कर, तब क्या करेंगे सर। तो ठीक चलिए ये देख लेते हैं करके, पढ़ो आप जब तक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6, अगेन बैलेंस शीट दे रखी है, लेकिन इस बार बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल भी है यानी इंटेंजिबल असेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी। तो गुडविल तो रियल असेट्स होती है, गुडविल इंटेंजिबल जरूर बट रियल है, इसलिए वो माइनस नहीं होगी जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसको राइट ऑफ करने का ना कहे, ठीक है। लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब जो होते हैं ये तो डेबिट बैलेंस है, ये कोई असेट है क्या, रियली कोई असेट नहीं है, लॉसेस है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर्स है ये, तो इसको तो हमें पीएनएल में से माइनस करना ही चाहिए। फिर क्या लिखा है नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट 40,000 वर सोल्ड फॉर 30,000, तो ये एंट्री तो एक्स्ट्रा है, ये तो कर ही देना। लेकिन एक बात क्लियर है कि 40,000 की चीज 30 में बेची तो 10 का लॉस हो गया। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स 2,000 फॉर द ईयर 6-7, पिछले सालों का असेसमेंट होता है, तो भले ये 6-7 की, लेकिन अराइज तो अभी हुई ना, तो आपको इसका प्रोविजन भी बनाना है, यानी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट 2,000 रुपीज, ये एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। तो ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा दे रखी थी। अब अगेन लिखा है कंपनी इंटेंड टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एज परमिसिबल अंडर लॉ, ठीक है। और लास्ट में वही सब चीजें लिखी हुई है। तो अब आपको क्वेश्चन में ये करना है कि
प्राइस भी गया, नंबर ऑफ शेयर भी गया। प्राइस भी आप निकालो किस प्राइस पे बायबैक हो सकता है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी आप निकालो। ठीक है, चलिए तो पहला टेस्ट वही अपना रिसोर्सेज टेस्ट। रिसोर्सेज टेस्ट हम लगाते हैं। रिसोर्सेज टेस्ट में क्या क्या लिखते हैं हम, इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए आप। तो इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। फिर इसमें क्या है, प्रेफरेंशियल भी है, प्रेफरेंशियल भी लेते हैं 10,000। प्रीमियम है, प्रीमियम भी लेते हैं 1,10,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी लेते हैं हम, सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम भी 10,000 ही है। जनरल रिजर्व 1,10,000 है। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो 20 थे, लेकिन 20,000 रुपए में से हम वो जब 2 एंट्री करेंगे, उस एंट्री का तो बायबैक से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, उस पर लॉस हुआ 10,000 का, तो 10,000 रुपए का लॉस P&L में जाएगा। और टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई, तो P&L अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट 2,000 रुपए ये भी P&L में गए, तो 8,000 ही बचे ना फिर आपके पास P&L में, ये भी ध्यान रखना है। DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व नहीं होता है। जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं वो फ्री रिजर्व नहीं होते। जब तक डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं हो जाता है तब तक DRR आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो बाउंडेड रिजर्व हुआ ना, तो रेस्ट्रिक्टेड है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इनकम टैक्स में कोई एग्जम्पशंस, डिडक्शंस लेने के लिए कुछ सालों तक आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। ये वो होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व, कई सालों तक मेंटेन करना रहते हैं, इसलिए आपको एग्जम्पशन मिला है, तो उतना रिजर्व आपको मेंटेन करना है। लेकिन यहां लिखा है कि अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन 20, इसलिए ले रहा हूं, वरना ये फ्री रिजर्व नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, ऐसा लिख लेना। और क्लियर लिखना है तो लिख देना, इट इज नॉट फ्री रिजर्व, इट इज नॉट फ्री रिजर्व बट स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन दैट कैन बी यूटिलाइज, सो वी यूटिलाइज 20,000। सीआरआर तो फ्री रिजर्व होता ही नहीं है। डिबेंचर्स छोड़ दें, टर्म लोन वगैरह छोड़ देते हैं। और इसमें से इधर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स पड़े हुए 20,000 के, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पड़े हुए हैं 20,000 के, ये लॉस माइनस करते हैं। तो अभी की पोजीशन ये है कि इनका इक्विटी इतना आ रहा है, कितना हो जाता है जरा देख लें, 1,10,000, 10,000, 1,10,000, 28,000 माइनस 20,000, 2,38,000, 2,38,000। ठीक है, दिख भी रहा था वैसे 20 से ये क्रॉस हो गया, ये हो गया आपका 2, 1, 20, 2,30 में से 8, 2,38, इसका 25% बोले तो 59,500। ये क्या आ गए, मैक्सिमम रिसोर्सेस दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक पर्पस। अब यहां पर मैंने क्या सिखाया आपको, तीनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स भी थे, अमाउंट भी था, इनटू कर लिया था, तो मैंने अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर किया था। ठीक है, यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमने अमाउंट से कंपेयर किया। यहां आया था अपना 6,25,000 मैक्सिमम रिसोर्स, और अमाउंट था आपका 20,000 शेयर 25 के रेट से 5 लाख, तो अमाउंट से कंपेयर कर लिया था, तो भी सही। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में प्राइस पता थी, प्राइस से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए थे। नंबर ऑफ शेयर पता हो तो नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दो, प्राइस आ जाएगी। लेकिन यहां तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना प्राइस, फिर क्या करें, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टेस्ट पर आते हैं। सेकंड टेस्ट का है आपका आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर टेस्ट। इसमें आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, 1,00,000 शेयर से 10 रुपए का 1 लाख रुपये ऑफ 10 ईच मींस 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो 25% अगर इसका कहें हम, तो ये हो जाता है आपका 2,500 शेयर्स मैक्सिमम दैट कैन बी बॉट बैक। 2500 शेयर आप ज्यादा से ज्यादा बायबैक कर सकते। ठीक है, अब तीसरा टेस्ट किया। तीसरा तो आफ्टर बायबैक है, यानी पहले ये दोनों बिफोर बायबैक होते, तो बिफोर बायबैक से आपने रिसोर्सेस निकाल लिए, नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, दोनों चीज निकाल ली।
आप चाहो तो ये कह सकते हो कि 59,500 रिसोर्सेस कैन बी यूटिलाइज फॉर 2,500 मैक्सिमम शेयर्स। डिवाइड कर दोगे प्राइस आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। 2,500 से डिवाइड करता हूँ 23.8, 23 रुपए 80 पैसे। लेकिन बात यह है कि मान लो मैं 23 रुपए 80 पैसे में 2,500 शेयर का बायबैक करता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं डेट इक्विटी रेशियो चेंज है, इसलिए मुझे तीसरा टेस्ट भी देखना चाहिए। तीसरा टेस्ट डेट इक्विटी। डेट इक्विटी जो होता है वो आफ्टर बायबैक होता है। प्रॉब्लम ये आफ्टर बायबैक। अब क्या होता है, मैंने डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके डेट्स और आपकी इक्विटी, तो डेट्स कितने कितने हैं, डेट्स देख लेते हैं। डेट्स हमारे पास क्या क्या है, डिवेंचर्स है 80,000 रुपए के, 80,000 के डिवेंचर्स हैं। उसके बाद क्या, डिवेंचर्स के अलावा टर्म लोन है आपके 30,000 रुपए के, टर्म लोन है। अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन है 2,60,000 रुपए की, 2,60,000 की। तो लॉन्ग टर्म सारी चीजें लेते हैं, टर्म लोन भी तो लॉन्ग टर्म ही तो होता है। करंट लायबिलिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 2 इक्वल टू इक्विटी, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू इक्विटी। यानी आपकी इक्विटी इसके आधी हो सकती है और डेट्स आपके डबल हो सकते हैं। तो टोटल मिलाकर ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 80, 30 और 2 60 डिवाइड बाय 2 इन 1,85,000। ये आपकी इक्विटी आफ्टर बाय बैक, इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी पूरा इक्विटी लिख लेना। इक्विटी आफ्टर बायबैक मिनिमम एट दिस लेवल, कम से कम मतलब मिनिमम इतनी तो रहना चाहिए। इतनी अगर नहीं रही, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको एक बार, ये मिनिमम लेवल आता है। इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, इतने रुपए से बायबैक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इतना तक हो सकता है, मतलब आप इतना रिड्यूस कर सकते हो। तो भाई हमारे पास इक्विटी बिफोर बायबैक क्या थी, बिफोर बायबैक हमारे पास थी 238 की, 238। और इक्विटी आफ्टर बायबैक एट मिनिमम लेवल कितनी होना चाहिए, 185। इतनी हो सकती है, अभी है ऐसा नहीं, अभी चेक कर रहे हैं ना, इतनी हो सकती है, ये बताना चाहता हूं मैं। तो आपकी 2,38,000 की इक्विटी 238 माइनस 185 यानी कि 53,000। कितना डायल्यूशन पॉसिबल है, मींस रिडक्शन कितना पॉसिबल है, रिडक्शन इन इक्विटी मैक्सिमम पॉसिबल 53,000। या यूं कह सकता हूं कि मैक्सिमम रिसोर्सेस 53,000। अब देखो यहां आके सब गड़बड़ हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है जब आपके रिसोर्सेस यहां 53,000 आ रहे हो या 59,500 आ रहे हैं, यानी यहां कम आ रहे हैं। यानी आप बस 53,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो इन सब में से। और आपको पता है आफ्टर बायबैक का मतलब वो तीनों चारों एंट्री यानी इक्विटी भी कम हो गई, उससे प्रीमियम भी एडजस्ट करना है और सीआरआर भी बनाना है। 3 चीज का इफेक्ट आता है आफ्टर, ये ना तीनों इफेक्ट फेस वैल्यू का इफेक्ट, प्रीमियम ऑन बायबैक का इफेक्ट और फेस वैल्यू के बराबर सीआरआर बनाने का, तीनों इफेक्ट होने के बाद एक पिक्चर से होना चाहिए। यानी हम इन तीनों इफेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकता हूं, 53,000 रुपए। उसमें मुझे फेस वैल्यू भी करना है, उसमें मुझे प्रीमियम भी करना है और उसी में मुझे सीआरआर भी बनाना है। 3 चीजों का इफेक्ट देने के बाद तो 53,000 में से तीनों करना है मुझे, जबकि यहां तो 59,500 था। तो ये 3 टेस्ट में लिमिट आती मैक्सिमम, यानी उससे आप बाहर नहीं आ सकते। तो विच इज हायर नहीं, विच इज लोअर। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब हमें, अब मान लो मैं इसके हिसाब से कर देता क्वेश्चन को, तो क्या इफेक्ट आता बताता हूं अभी। तो फिलहाल ये बात अगर यहाँ क्लियर हो गई आपकी विच इज लोअर की, तो आप समझ जाओ यहीं से लेना है 10 रुपए फेस वैल्यू के हैं। और हाँ, प्राइस तो है ही नहीं ना, मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा, प्राइस तो है ही नहीं मेरे पास। प्राइस होती
तो 10 रुपए इसके, 10 रुपए CRR के, और प्रीमियम क्या आ जाता है, प्राइस तो ही नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर सकते हैं हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, ये था अपना शेयर्स टेस्ट। जब क्वेश्चन में आपके पास प्राइस नहीं दी हो, नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दिए हो, ठीक है, दोनों चीज गायब हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो इस सेकंड टेस्ट को मान लेना 2500। यहां 2500 से डिवाइड करता हूं, यहां 2500 से डिवाइड करता हूं तो प्राइस आती है 21 रुपए 20 पैसे पर शेयर। लेकिन बात यह है कि 21 रुपए 20 पैसे पर शेयर में 3 चीजें एडजस्ट करना है तुमको। अभी मैंने बताया था ना, ये 53,000 में 3 एडजस्ट करना है, यानी इसी में से फेस वैल्यू भी आएगी 10 रुपए, इसी में से CRR भी लेना है फेस वैल्यू के बराबर, और इसी में से प्रीमियम भी लेना है, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो 20 ये हो गए, अब बची 1 रुपए 20 पैसे। तीनों एडजस्ट करना है। अगर आपने इतने रुपए का बायबैक प्राइस रख ली तो CRR कहां से बनाओगे, क्योंकि आप मैक्सिमम 53,000 ही कर सकते हो। और ये बात प्रूव करूंगा मैं आपको अभी जर्नल एंट्री से। यानी सही मायने में बायबैक की प्राइस क्या आई, सही मायने में बायबैक की प्राइस आई 10 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए 20 पैसे प्रीमियम ऑन बायबैक। बस 11 रुपए 20 पैसे पे ही बायबैक हो पाएगा, इससे ज्यादा पे नहीं हो पाएगा। क्या बायबैक प्राइस क्या है, 11 रुपए 20 पैसे। ये लिख लेना नीचे, बायबैक प्राइस शुड बी 11.20 पर शेयर। अच्छा सर, यहां करते अगर आप 2,500 से डिवाइड, तो यहां पर करते तो 59,500 डिवाइड बाय 2,500 23 रुपए 80 पैसे आते। कितना आते, 23 रुपए। लिख लेना, ये भी लिख कर रख सकते हो। अच्छा, इस 23 रुपए 80 पैसे में 2 ही हिस्से होते, क्योंकि ये बिफोर बायबैक, इसमें CRR भी नहीं बना है। तो इसमें फेस वैल्यू होती है 10 रुपए की फेस वैल्यू, और प्रीमियम होती है बाकी। प्रीमियम कितनी हो जाती है इसमें, 13 रुपए 80 पैसे। ठीक, तो अब यहां से भी आप समझ जाओ कि मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम 23 रुपए 80 पैसे के हिसाब से कर सकते हैं बायबैक इस टेस्ट के हिसाब से, और इस टेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम हम कर सकते हैं 11 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। तो कौन सा करें, तो स्वाभाविक बात है कि विचुअल्स लोअर कर पाओगे ना, तो प्राइस ऐसे निकलती, शेयर्स तो इससे निकल आते हैं, प्राइस ऐसे निकलती। इन दोनों में से जो कम होती है वो प्राइस माने जाती है। चलिए जरा एंट्री करके देख लेते हैं, ये पॉइंट मिटा दूं मैं। क्या पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी आपकी वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 रुपए से। कितने शेयर्स, 2,500 शेयर, ठीक है। तो 2,500 शेयर 10 रुपए से मतलब 25,000 रुपए के, ठीक है। 2,500 शेयर मतलब 25,000 के। प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिटेड 1 रुपए 20 पैसे से, 1 रुपए 20 पैसे से। 1 रुपए 20 पैसे से 2500 शेयर्स की कितनी हो जाएगी, 1 रुपए 20 पैसे से 2500 शेयर्स की हो जाएगी 3,000 रुपए। टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर को मैं देना है 11 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 28,000 रुपए देना है। इसका हिसाब क्या करें, इसका हिसाब हम कर लेते हैं, प्रीमियम से उड़ा देते हैं इसको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड हो जाए 3,000 से, और ये अकाउंट 3,000 प्रीमियम ऑन बायबैक ये अलग हो जाए, ये खत्म हो गया। इसका हिसाब क्या करें, तो इसका हिसाब CRR बनाए करें। CRR कहां से बनाए, तो या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से बना लो, क्योंकि 10 में से भी 3 यूज हुआ है, 7 और बचा है, तो 7 वहां से ले ली मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। बाकी कहां से ले ले, तो बाकी हम ले लेते हैं जनरल रिजर्व से। CRR कितना बनाना है, CRR बनाना है हमें 25,000 का। 7 यहां से ले लिए, 18 यहां से ले लेते हैं, CRR बन गए। और लास्ट वाले में पेमेंट कर देंगे, बात खत्म। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 28,000, ठीक है। ये अकाउंट यहां खुला है, यहां क्लोज हो गया, ठीक है। ये 28,000 का पेमेंट हो गया आपका, ये कंसेप्ट है। अब देखो, अब मैं प्रूव करता हूं कि वाकई इससे डेट इक्विटी रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो कि ये थे अपने पास कुल मिला के ये स्थिति थी। अब क्या क्या गायब, वो 25,000 इसमें से माइनस हो गए,
अगर नहीं बैलेंस शीट बनाओगे तो इक्विटी में से ये अकाउंट तो यहाँ क्रॉस हो गया, ये अकाउंट यहां से यहाँ क्रॉस हो गया। 3,000 रुपए प्रीमियम के, 3,000 और 7, 10,000 ये खत्म हो गए। 18,000 जनरल रिजर्व में से कंप्लीट हो गए, ठीक, और बैंक में से इतने कम हो गए। सीआरआर तो अलग रहेगा। तो इक्विटी पे कितना इंपैक्ट आया जरा देखिए। हम इक्विटी 238 थी, अब इक्विटी माइनस हो गई। माइनस कितनी हो गई? 28 तो ये और 25 ये, 28 ये और 25 ये, मतलब 53,000। कितनी माइनस हो गई? 53,000। अब कितनी बची? 238 माइनस 53 यानी 185, एक 85 बची। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट कितने हैं आपके? आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद। बायबैक के में आपने कोई डिवेंचर्स तो नहीं बेचे, या डिवेंचर्स का तो कुछ भी नहीं किया ना, क्या नया लोन लिया? नहीं लिया। तो डेट्स पे कोई इंपैक्ट जनरली नहीं आता। अच्छा, 2 एंट्री वो भी कर लेना इसके साथ। कौन सी? एक तो इन्वेस्टमेंट बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिटेड वाली, वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक टैक्स लायबिलिटी की पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन अकाउंट। तो नई बैलेंस शीट में वो भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, टैक्स प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा इतने रुपए से करंट लायबिलिटी में। ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा कर लेना। चलिए, अब डेट कितने थे अपने? डेट्स थे, एक तो 80,000 के डिवेंचर्स थे अपने पास, टर्म लोन था 30,000 का, और अनसिक्योर्ड था 2,60,000 का, 3,70,000। और इक्विटी कितनी बची अपनी? 185। इस क्वेश्चन में देखो एग्जैक्ट पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद एग्जैक्ट 2 आ रहा आंसर, 2, यानी आपका टेस्ट पास। लेकिन आप सोचो कि अगर मान लो आप ये इधर जो मैंने बताया था 11 रुपए 20 पैसे, है ना, ये 11 रुपए 20, इसकी जगह आप जो इधर बताया था मैंने आपको, टोटल पहला टेस्ट रिसोर्सेज टेस्ट 59,500, उसमें हमने 59,500 में 2500 शेयर से डिवाइड कर दिया, तो प्राइस आई थी 23 रुपए 80 पैसे। अगर मैं 23 रुपए 80 पैसे से करता, आप सोचो 23 रुपए 80 पैसे से करता तो 10 रुपए ये होते और 13 रुपए 80 पैसे प्रीमियम होती। कितनी होती? 13 रुपए 80 पैसे। करके देख लेना आप रफ वर्किंग में। तो 13 रुपए 80 पैसे की प्रीमियम होती, और उसको फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं आपके, तो डेफिनेटली आपका डेट इक्विटी रेशियो 2 से बाहर हो जाता कि नहीं हो जाता है? क्योंकि प्रीमियम ज्यादा लिखते तो ज्यादा सेट ऑफ करना पड़ती, और ज्यादा सेट ऑफ करना पड़ती तो ये आपका 185 से कम हो जाता, और ये अगर 185 से कम हो जाता, थोड़ा भी कम होता था मान लो, तो आपका रेशियो 2 से बाहर हो जाता, आपका टेस्ट फेल हो जाता। इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूं वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिसोर्सेज टेस्ट भी कर लो, डेट इक्विटी आफ्टर बायबैक भी करके देख लो, दोनों में डिवाइड 2500 से करो, प्राइस जिधर कम आ रही हो। और वो भी कैसे कम, कैसे देखेंगे? इधर प्राइस के 2 हिस्से होंगे, फेस वैल्यू और प्रीमियम, इधर प्राइस के 3 हिस्से होंगे, सीआरआर बी, क्योंकि आफ्टर बायबैक। अब आप देखो कि प्राइस किस में कम आ रही है, इधर 23 रुपए 80 पैसे आ रही है, उधर 11 रुपए 20 पैसे आ रही है, तो विचर इज लोअर। और एक क्वेश्चन सीखो आप, एसएम का 8th नंबर, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है, बैलेंस शीट सिर्फ लायबिलिटी वाला पोर्शन दिया जो अपने काम का होता है, ठीक है। पेरोट लिमिटेड, a non-listed company has the following capital structure, इक्विटी शेयर कैपिटल इनकी 330। तो पहला टेस्ट जो हमारा रहता है कौन सा होता है? रिसोर्सेज टेस्ट होता है ना, रिसोर्सेज टेस्ट, रिसोर्सेज टेस्ट। उसमें हम क्या लेते हैं, बार बार समझा चुका हूं, इक्विटी लेते हैं। तो इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल 330, इक्विटी शेयर कैपिटल 330 करोड़ में। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है 240 का, जनरल रिजर्व 240 का ले लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट 90 की, प्रीमियम अकाउंट भी लेते हैं 90 का, प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम। पीएनएल अकाउंट भी 90 का है, ये भी लेते हैं 90 का पीएनएल अकाउंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ऐसे अजीब से नाम आए समझ जाना कि कुछ न कुछ एग्जम्पशंस या कोई स्टेचुटरी कानूनी वैधानिक कार्यवाही के लिए आपने बनाया हो, तो ये रिजर्व नहीं होते। लोन है 1800 का। शेयरहोल्डर ऑफ पेरोट लिमिटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड ऑन 12 September अ प्रपोजल टू बाय बैक मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैक्सिमम considering the large surplus fund available at disposal of the company। तो लार्ज सरप्लस, पैसे बहुत है इनके पास, बैंक बैलेंस की आप चिंता मत करो। अब तो लॉ के हिसाब से सेक्शन 68 के हिसाब से मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है होता है। प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज 25, शेयर मार्केट में इनकी प्राइस 25 रुपए,
In order to induce the existing shareholder to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price 20% over market price. वाकई रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मार्केट प्राइस से थोड़े ज्यादा में ही बायबैक होता है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करना चाहती है, वरना शेयर होल्डर आपको क्यों देंगे कंपनी को, वो तो मार्केट में नहीं बेच देंगे, शेयर मार्केट में बेच देंगे तो विद एसटीटी उनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का फायदा मिल सकता है। बायबैक में तो विदाउट एसटीटी होता है, हो सकता है ना। इसलिए तो कंपनी के अट्रैक्ट करने के लिए उनको मार्केट प्राइस से ज्यादा का ऑफर देती है कि हम बायबैक करेंगे 25 में नहीं 20% ज्यादा, यानी 5 रुपए 30 रुपए। तो बायबैक प्राइस कितनी होगी, 30 रुपए दे दिए उन्होंने, 30 रुपए का बायबैक प्राइस, तो प्राइस मिल गई इस बार हमको। You are also informed that infrastructure development reserve is created to satisfy income tax requirement। तो कोई रिजर्व अगर किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है तो वो फ्री रिजर्व नहीं होता है जब तक कि वो लॉ परमिट ना करे। You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information, and also under situation where loan fund of company were either 1200 or 1500 करोड़। यानी आपको सिचुएशन भी दी कि 1200 करोड़ का लोन होता तो क्या होता, 1500 का होता तो क्या होता, और ऊपर दिया कितना है लोन 1800 को, तो क्या। तो चलिए, ये तो लोन है, लोन मीन्स डेट, तो डेट इक्विटी रेशियो में काम आएगा ना, ठीक है। तो और क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट द एंटायर बायबैक कंप्लीटेड शो द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन ईच सिचुएशन। चलिए तो देखते हैं, पहले हम रिसोर्सेज टेस्ट कर लेते हैं। रिसोर्सेज टेस्ट जब करते हैं, जब लोन का कोई मतलब नहीं, लोन 1800 हो तो भी ऐसे होगा, 1200 होगा तो भी ऐसे होगा, और 1500 होगा तो भी, तीनों सिचुएशन में ये टेस्ट सेम रहेगा। तो इस टेस्ट में टोटल कितना हो गया, 330, 240 और 180, यानी 750। 750 का 25%, 187.5 करोड़, ये मैक्सिमम रिसोर्सेस आ गए दैट कैन बी यूटिलाइज, है ना। और डिवाइड बाय प्राइस कितनी, अपनी प्राइस हमारी है 30 रुपीज पर शेयर, बायबैक प्राइस 30 रुपए से डिवाइड कर देता हूं तो मैक्सिमम इक्विटी शेयर आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आ गया 6.25 करोड़ शेयर्स। मैक्सिमम 6 करोड़ 25 लाख शेयर से बायबैक कर सकते हैं इस प्राइस पर, इतने रिसोर्सेस। दूसरा टेस्ट होता है आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टेस्ट। इक्विटी शेयर्स इनके पास 330 करोड़ है ऑफ 10 ईच, यानी 33 करोड़ शेयर्स हैं, 33 करोड़ शेयर्स हैं। इसका 25% अगर हम देखें, 33 करोड़ का 25%, तो 8.25 करोड़ शेयर्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यहां भी आ गए, इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो इन दो टेस्ट से आपका 6.25 और 8.25 करोड़ शेयर्स आ गए। लेकिन दोनों टेस्ट में से फिर कौन सा करें, अब दोनों सेम नहीं आए होंगे तो फिर कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे जो कम होगा, यानी हम 6.25 करोड़ से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। अब तीसरा टेस्ट में खेल है क्योंकि वो लोन से रिलेटेड है, तो ये मैं मिटा देता हूं। इसका सिर्फ आंसर याद रखना आप, 6.25 करोड़ और 8.25 करोड़, है ना। ये अब मैं मिटा देता हूं। अब उन्होंने बोला थर्ड टेस्ट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में 3 सिचुएशन दिए हुए हैं। इफ लोन, अगर लोन आपका 1800 करोड़ है तो क्या होगा, 1200 करोड़ है तो क्या होगा, और 1500 करोड़ है तो क्या होगा। तो डेट्स कम ज्यादा होने से तो भाई फर्क पड़ता है ना डेट इक्विटी रेशियो पे। और डेट इक्विटी रेशियो तो ऐसा है जो आफ्टर बायबैक टेस्ट करना पड़ता है। तो अब यहां पर हमारा क्या कंसेप्ट है, वही डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू वही सब्जेक्ट जैसा बता रहा था कि कंफ्यूजन ना हो। अब स्टेटमेंट में आपको ये क्वेश्चन देखना होगा, करने का तरीका कितना अजीब सा, एक सुहाय मान के और इक्वेशन बना के किया है, जबकि मैं आपको इतना इजी वे में बता रहा हूं जैसा हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही। तो डेट इक्विटी, अब डेट अगर 1800 है तो इक्विटी कितनी हो सकती है, इक्विटी कितनी हो सकती है, इक्विटी आपके डेट्स के आधे के बराबर हो सकती है।
आफ्टर बायबैक इक्विटी कितनी हो सकती है? डेट्स के आधे के बराबर हो सकती है ना। और बिफोर बायबैक आपकी इक्विटी कितनी थी? बिफोर बायबैक आपकी इक्विटी थी 750। तो हम पहले ऐसा लिख लेते हैं, इक्विटी बिफोर बायबैक, इक्विटी बिफोर बायबैक, बायबैक 750 थी, 750, ठीक है, करोड़ में, रुपीज इन करोड़। और हम इसमें से क्या माइनस करते थे? इक्विटी आफ्टर बायबैक एट मिनिमम लेवल, कितनी नीचे गिरा सकते हैं, कितनी कम से कम कर सकते हैं, कितना डायल्यूशन पॉसिबल है, कितना उसमें से विड्रॉ करके हम सीआरआर, प्रीमियम और बायबैक ये सब सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे निकालते थे? इसको हम निकालते थे कि डेट्स का आधा जो होता है वो इक्विटी होता है, सॉरी, डेट्स का आधा जो होता है वो इक्विटी, ऐसे ही करते थे ना। तो डेट्स का आधा मतलब 900, यहां पर 600, यहां पर 750। डेट्स कितने हैं? 1800 के अगर लोन होंगे तो उसका आधा इक्विटी 900 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। तो आपकी आखिरी लिमिट इक्विटी की कितनी? 900 है, क्योंकि अगर 1800 के लोन है और इक्विटी 900 है तो 2 आएगा, लेकिन 900 से जरा से भी कम हुई, अगर मान लो 890 भी हुई तो आपका आंसर 2 से बाहर हो जाएगा। ये बात बार बार मैंने समझाई है, अभी इसी वीडियो में 5 से 7 बार बोल दी, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, इस बारे में कोई भी डाउट्स की बात ना करें, वीडियो देखो बार बार, हर बात का आंसर मिलेगा आपको कि सर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो भाई जो चीज मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक डाउट एक्सप्लेन कर देता हूं, आप में से कुछ स्टूडेंट वही चीज मुझसे अलग से पूछते हैं, तो अलग से पूछने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देख लो डबल। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर 700 से 750, यानी यहां तो इक्विटी अभी ही मिनिमम लेवल पे, अभी 750, और इवन आफ्टर बायबैक हमें 750 रखना है, तो यानी इतनी रखना है, यानी इसमें से 1 रुपए का भी विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 रुपए का भी अगर विड्रॉ हुआ तो आपका डेट इक्विटी रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। यहां पर, यहां बिफोर 750 और आफ्टर 600 हो सकती है, कितनी हो सकती है? 600, यानी मैं इस बिफोर वाले इक्विटी में से कितने विड्रॉ कर सकता हूं? 150 विड्रॉ कर सकता हूं, है ना। 150 विड्रॉ कर सकता हूं मैक्सिमम रिसोर्सेस, या आप नाम कुछ भी सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। मैक्सिमम विड्रॉ फॉर बायबैक पर्पस। बायबैक पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 150 विड्रॉ कर सकते हो इक्विटी में। और यहां तो उल्टा नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऑलरेडी आपकी इक्विटी कम है, डेट इक्विटी रेशियो वैसे ही 200 ऊपर चल रहा है आपका, तो अभी ही 200 ऊपर चल रहा है। 1800 के लोन है और इक्विटी 900 की भी नहीं है, इक्विटी कम है, तो डेट इक्विटी रेशियो वैसे ही ज्यादा चल रहा है, मतलब आप तो 1 रुपए का भी बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, यहां पर कोई नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते, यहां कोई नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। आप यहां कर सकते हैं क्या सर? यहां कर सकते हैं। यहां कैसे कर सकते हैं? कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? तो आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो भी करते हैं, आज तक जितने भी क्वेश्चन सब कंपेयर कर लेना, वीडियो 4 बार देख लेना, एक ही एक बात बार बार बताऊंगा कि 10 रुपए फेस वैल्यू के, 10 रुपए सीआरआर के। और इस क्वेश्चन में प्रीमियम कितनी है? इस क्वेश्चन में प्रीमियम, सॉरी 30 रुपए प्राइस थी, इसमें बायबैक की प्राइस कितनी थी? 25 रुपए मार्केट वैल्यू थी और 20% हायर, मतलब 30 रुपए बायबैक प्राइस थी। तो 30 में से 10 रुपए फेस वैल्यू के हो गए और 20 रुपए प्रीमियम के हो गए। प्रीमियम कितने हो गए? 20। तो कहने को 30 होता है, लेकिन 10 एक्स्ट्रा क्यों आता है? क्योंकि आफ्टर बायबैक के इसी में से इस 150 रुपए जो आप कम करोगे, आपके इक्विटी से विड्रॉ करोगे, उसी में से आपको सीआरआर भी करना है, उसी में से इक्विटी वाली एंट्री भी करना है, उसी में से आपको प्रीमियम भी सेट ऑफ करना है। तो याद करो, पहली एंट्री में हम इक्विटी शेयर डेबिट करते हैं, तो ये वो हो गए फेस वैल्यू के बराबर। दूसरी एंट्री में हम प्रीमियम सेट ऑफ करते हैं, कहीं से भी करें तो रिजर्व वगैरह कहीं से भी करेंगे तो रिजर्व कम तो होंगे ना, तो 20 रुपए ये कम होंगे। और तीसरी एंट्री हम सीआरआर बनाते हैं तो फिर से रिजर्व कम होते हैं, तो 3 इफेक्ट आते हैं ना।
या हम डिवाइड करें तो कितना हो जाता है आपका 150 में डिवाइड करेंगे हम 40 से, 150 में डिवाइड करेंगे 40 से 3.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट पे मैक्सिमम 3.7। इस टेस्ट से, उस टेस्ट में क्या था, पहले टेस्ट में, ये तो थर्ड टेस्ट था, रिसोर्सेस टेस्ट में कितना था मैक्सिमम, और आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में कितना था। तो वो दोनों टेस्ट तो तीनों केस में सेम लगेंगे, यानी यहां पर रिसोर्सेस टेस्ट में 6.25 था और रिसोर्सेस आउटस्टैंडिंग में कितना था 8.25 करोड़। ठीक है, ये थे। तो आप फाइनल डिसीजन क्या लिखोगे, कितना बायबैक कर सकते हैं बायबैक, यहां पर नील 6 या 8 विच एवर इज लोअर, तो नील बायबैक या नील बायबैक, और यहां कितना बायबैक 3.75, 6.25 या 8.25, कितने करोड़ शेयर, तो मैक्सिमम आप 3.75 विच एवर इज लोअर लेना है। तीनों टेस्ट में सबसे कम कितना बायबैक कर सकते हैं। तो अब आपको जर्नल एंट्री करना है इस क्वेश्चन में, तो इन दो में तो जर्नल एंट्री करना ही नहीं, क्योंकि पूछा जरूर था इस सिचुएशन, लेकिन दो में तो बायबैक ही 0 हो गया, तो एंट्री नहीं करना है, तो एंट्री एक में ही करना है, वो यहां कितने की 3,75,00,000 शेयर को 30 रुपए के रेट से बायबैक की एंट्री कर लेना और उसको स्टडी मटेरियल से मैच कर लेना, और देखना स्टडी मटेरियल में आंसर सेम आया ये वाला। अब उन्होंने इसी चीज को 100 रुपए करके निकाला, उलझने की कोशिश मत करना। ठीक है, स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन और है 7th, ये भी कर लेते हैं, चैप्टर ही क्लोज हो जाए हमारा, है ना। चलिए तब पढ़ो इसको। तो 7th क्वेश्चन में ऐसा है, एक्स्ट्रा लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन है सर, बैलेंस शीट में आपके पास इक्विटी शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स भी हैं, सीआर भी है, रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटी। ठीक है, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंशियल शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। तो बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च की, मतलब अगले ही दिन, फर्स्ट डे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिडम्पशन हो गया प्रेफरेंशियल शेयर्स का। तो बायबैक वाले क्वेश्चन में ये डाल दिया, इस क्वेश्चन की एक खासियत है। नीचे वही लाइन वापस रिपीट की है, कंपनी रिडीम प्रेफरेंशियल शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। दूसरा, it also bought back 3 lakh equity shares of 10 each at 30 per share. The payment for above was made out of huge bank balance, which appears as part of current assets. तो आपको बैंक बैलेंस की चिंता नहीं करना है, करंट असेट्स में बहुत सारा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, पेमेंट हो जाएगा। तो 3 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करना है 30 रुपीज के रेट से, है ना। 30 रुपीज पर शेयर लिखा है, 30 पर शेयर प्रीमियम नहीं लिखा है, तो यूं मत करना 10 और 30 40 लिखा है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 30, तो 30 तो प्राइस हो गई ना। तीसरा, इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट व इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स। लो, अब आपको डिबेंचर रिडम्पशन चैप्टर याद आना चाहिए। ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलता था और फिर डिबेंचर कैंसिल होते थे। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट कॉस्टिंग 2 लाख, फेस वैल्यू 220, दिस डिबेंचर्स वर कैंसिल्ड, यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आ गया। और चौथा, इसोप भी आ गया। तो इसलिए मुझे ये करवाना पड़ रहा है क्वेश्चन के 4 पॉइंट अलग-अलग, चारों अलग-अलग चैप्टर के, एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल का, एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, एक बायबैक का, और एक इसोप चैप्टर का। इसोप चैप्टर सेकंड ग्रुप में। तो चलिए देख लेते हैं, पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने के हैं आपके पास, क्वेश्चन में रुपीज इन लैक्स है, क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है। रुपीज इन लैक्स ही होंगे डेफिनेटली, रुपीज इन लैक्स ही होंगे सारे सारे। तो हम प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन याद होगा, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 9% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ऑफ 100 ईच, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम कितनी देना है रिडम्पशन पे, 10%, 10% मतलब 10 रुपए की। तो शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट 110 रुपए से क्रेडिट कर देते हैं।
नंबर्स में कितने सारे ही करना रिडीम, कितने हैं ऊपर 20 लाख रुपए के हैं, कितने के हैं 20 लाख रुपए के, 20 लाख के हैं तो 22 लाख 10% प्रीमियम देना है। पहले इस प्रीमियम का हिसाब कर लेते हैं। इस प्रीमियम को कहां से कर सकते हैं, तो प्रीमियम तो कर सकते हैं। प्रीमियम अकाउंट है हमारे पास, 60 का प्रीमियम अकाउंट है, इजीली हो जाएगा ये। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 2 लाख। तो ये अकाउंट यहां से यहां क्लोज हो गया, हिसाब ही खत्म। इसका हिसाब तो तुरंत कर दिया करो। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब पहले रिडम्पशन का क्लियर। अब इसके लिए क्या करते थे, या तो नए शेयर इश्यू, नए शेयर इश्यू अगर नहीं हुए तो फिर क्या करना पड़ता है, नए शेयर अगर इश्यू नहीं है तो सीआरआर बना। तो नए शेयर इश्यू पहली एंट्री में तो नहीं है, सेकंड बायबैक में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में इसोप में जरूर है, इसोप में जरूर है। लेकिन इसोप वाले जो शेयर है आपको याद होगा बायबैक में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन, वहां काउंट करूंगा, यहां नहीं। तो प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन में आउट ऑफ फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है, तो पूरे का सीआरआर बना देता हूं, पूरे 20 का सीआरआर है ना। कितने कहां से ले सीआरआर, प्रीमियम अकाउंट है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर में सीआरआर सिर्फ फ्री रिजर्व से बनता है, प्रीमियम से नहीं बनता। यही तो डिफरेंस है में, ठीक है। तो यहां पर हम प्रीमियम से नहीं बना पाएंगे, यहां हम बना पाएंगे किससे, रेवेन्यू रिजर्व से बना पाएंगे। हम यहां रेवेन्यू रिजर्व से बना लेंगे, कितने 20 से रेवेन्यू रिजर्व से बना लेते हैं, सीआरआर बन गया। और अब पेमेंट कर दो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक बैलेंस बहुत सारा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस बहुत है इनके पास। तो ये अकाउंट यहां खुला, यहां क्लोज हो गया, ठीक है। ये अकाउंट यहां क्लोज हो गया, ये अकाउंट यहां क्लोज हो गया। इसको मैंने टिक लगा कर रख दिया ताकि बैलेंस शीट बनाते समय आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। जो अकाउंट अनटिक है वो बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे। अब करते हैं बायबैक, 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 लाख इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर में सेम एंट्री होती है, आपको इसी के साथ करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर 10 का है तो 30 लाख रुपए ये बायबैक में चले गए, 10 रुपए का एक। प्रीमियम कितनी है इसमें 830, यानी प्रीमियम हो जाएगी, प्रीमियम ऑन बायबैक जो होगी वो होगी 20 रुपए के हिसाब से। तो 3 लाख शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से मतलब 60 लाख ये हो गए। और मैं एक काम करता हूं, उसमें 2-2 एंट्री ना घुमाते हुए पेमेंट ही कर देता हूं, चलेगा। आप भी चाहो तो शेयर होल्डर लिख लो, आखिरी एंट्री पेमेंट कर देना, चलेगा। लेकिन मैंने सोचा एक एंट्री और कम कर देते हैं, जब क्वेश्चन बड़ा हो तो आप एंट्री बचा सकते हैं। और बोला भी उन्होंने ह्यूज बैलेंस है तो पेमेंट कर दीजिए। अब इसका हिसाब तो प्रीमियम से कर लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक, और प्रीमियम अपने पास बहुत सारी, कितनी है 60 की है, 60 में से 2 यहां यूज हो गई। अब बच्चे 58 नहीं कर पाऊंगा मैं, जबकि मुझे चाहिए 60 है, तो 2 कहां से लूं, तो ठीक है 2 रेवेन्यू रिजर्व से ले लेते हैं। कहां सेट ऑफ कर दिए, रेवेन्यू रिजर्व से, ठीक, कहीं से भी कर सकते हैं। बुक वालों ने कहीं और से किया होंगे, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट वही आता है, इसलिए आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अपने सीक्वेंस से चलो, बुक वालों ने किया वो मत देखना, स्टडी मटेरियल वाले तो किससे भी कर देते हैं, मतलब अपने सीक्वेंस में रखेंगे कि प्रीमियम को प्रीमियम से ही प्रायोरिटी दें, क्योंकि प्रीमियम को और कोई यूज तो हो नहीं पाएगा ना, इसलिए। अब यहां पर भी इसकी बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अब यहां फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये वर्ड लिखा था सेक्शन 68, यानी शेयर्स भी इश्यू करते हो और अदर सिक्योरिटीज, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इसोप स्पेसिफाइड है और नोटिफाइड डिबेंचर्स आए थे ना आपके। तो इस क्वेश्चन में 4th पॉइंट इसोप वाला पहले करना पड़ेगा ताकि उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल पाए, फिर मैं सीआरआर बना पाऊंगा। इसलिए मुझे यहां पर सीआरआर कितना बनाना उसकी एंट्री और ये छोड़ना पड़ेगी थोड़ी सी। तो चलिए मैं इसके बाद इसोप की कर लेता हूं एंट्री। डिबेंचर रिडम्पशन अपन बाद में कर लेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को टेस्ट भी नहीं लगाना, क्योंकि टेस्ट के बारे में कहीं लिखा ही नहीं है, मैक्सिमम परमिसिबल एज पर कंपनीज है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में टेस्ट लगाने मत बैठ जाना। अब 4th पॉइंट, कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन अबव मेंशन डेट।
टू एम्प्लॉइज एट 20 व्हेन मार्केट प्राइस वाज 30। मार्केट प्राइस 30 थी लेकिन उनको दे रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस कितनी 20, तो 10 रुपए क्या हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्यों? आपको याद होगा इसोप में 2-3 साल का वेस्टिंग पीरियड होता था, तो हर साल हम एंट्री क्या करते थे, इसोप एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग इसोप। एक्सपेंसेस तो पेन में चले जाते थे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में रहता था, वो क्यूमुलेटिव होता जाता था, और जब एक्सरसाइज करता था व्यक्ति तब एंट्री अलग करते। तो यहाँ ऐसे ही हुआ होगा कि ये जो 10 रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये उसमें लायबिलिटी में है। ऑन 1 अप्रैल एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन 50,000, यानी ये एक्सरसाइज पीरियड है, इनका वेस्टिंग पीरियड निकल चुका है, तो 50,000 शेयर एक्सरसाइज किए। तो आप 50,000 शेयर की एक्सरसाइज की क्या एंट्री करते थे याद करो। ये एक्सरसाइज ईयर 1 अप्रैल 2001 को एक्सरसाइज की, और ये सारे एंट्री में 1 अप्रैल को ही करना है, देख लो आप सभी एंट्री एक ही। तो 1 अप्रैल के दिन एक्सरसाइज की एंट्री क्या होती थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं कहता था एक एक लाइन छोड़ दिया करना, आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। करता था ऐसा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 50,000, तो सब जगह कितना लिखने का बोला था ना, 50,000 50,000 50,000 50,000, है ना। और इसको अगर लेक्स में लिखता हूं अगर मैं, तो लेक्स में अगर लिखना है इसको तो कितना लिखूंगा, क्योंकि सारे फिगर लेक्स में चल रहे हैं, इसलिए सारे फिगर लेक्स में चल रहे हैं, इसलिए 0.5 0.5 0.5 0.5 बोलता था ना मैं। जितने एक्सरसाइज किए उतने, बाकी का क्या करेंगे छोड़ो, बाकी का बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे वो लायबिलिटी में। उनका एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुआ ऐसा कहां पता, अभी तो 1 तारीख की एंट्री दी, हो सकता है 5, 10, 20, 30 तारीख तक भी वो कराए, हमें कहां बताया। तो हम लेफ्ट मंथ से क्यों करेंगे, हम पढ़े रहने देंगे उनको, बैलेंस शीट में है। तो आप तो जो इतनी एंट्री करो, 50,000 शेयर पे वो कितने एक्सरसाइज प्राइस देगा, एक्सरसाइज प्राइस है 20 रुपए, कितने देगा 20 रुपए, ठीक है। मार्केट प्राइस 30 रुपए, मार्केट प्राइस कितनी है 30, तो यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई ऑप्शन की 10 रुपए। 10 रुपए से आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनता था ना, फेस वैल्यू 10 रुपए की, तो प्रीमियम कितनी हो जाएगी, 30 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 20 रुपए प्रीमियम के हो जाएंगे। आई समझ में, इस तरीके से आप कर दोगे। तो अब हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास ये हो गया 0.5 इंटू 20, मतलब कि ये तो 10, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। ये इस 4th पॉइंट की एंट्री थी। बाकी का इसोप अकाउंट 1 लाख शेयर्स पे है, उसमें से एक्साइज 50 हुए, अभी 50,000 शेयर और होंगे, तो लेफ्ट करने का कहां बोला, वरना मैं अगली एंट्री करता है इसोप अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, लेकिन कहां 1 तारीख की तो एंट्री है, कहां एक्सरसाइज पीरियड एक्सपायर हुआ क्या। हाँ, एक्सरसाइज पीरियड एक्सपायर हो जाता तब तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, तो हम बचे हुए शेयर्स लेफ्ट करवाए थे, तो आप जितना पूछो उतना जवाब दो एग्जाम में। अब ये कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू हो गए, 30 में से 5 फ्रेश इश्यू हो गए, इसको फ्रेश इश्यू शेयर्स मानेंगे, ठीक है। तो अब सीआरआर कितना बनाना है, अब सीआरआर जो बनाना है वो सिर्फ 25 का बनाना है। आपकी बैलेंस शीट में से 30 हटे और 5 आ गए इक्विटी के, तो 25 ही बनाना ना सीआरआर। तो सीआरआर हमेशा किसके बराबर बनता है, फेस वैल्यू। और आप ये नोट डाल के भी लिख लेना यहाँ पे, ये इस वाले इसके नरेशन में लिख लेना है, तो क्या कि शेयर्स इश्यूड अंडर इसोप इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज and buyback under section 68 can be made out of fresh issue of shares or specified securities. So 50,000 shares are considered as fresh issue for buyback purpose and remaining amount made in CRR. तो CRR कहां से बनाएंगे, प्रीमियम अकाउंट तो अपना खत्म हो गया, वरना प्रीमियम से बना सकते थे, लेकिन प्रीमियम अकाउंट तो खत्म हो गया। कहां से बना ले, रेवेन्यू रिजर्व से बना ले, रेवेन्यू रिजर्व है हमारे पास, रेवेन्यू रिजर्व से बना लेते 25, ठीक है। ये है कुल मिलाकर आपकी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। पेमेंट तो मैंने यहां कर ही दिया था, तो इसका हिसाब क्लियर हो गया आपका। अब डिबेंचर की बात कर लेते हैं।
डिवेंचर्स रिडम्पशन क्या बोल रहे हैं, इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट, यानी इधर असेट साइड में जो 120 के इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 120 के इन्वेस्टमेंट, उसमें ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 2 लाख इंक्लूड है, कॉस्टिंग 2 लाख के ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, और इसकी फेस वैल्यू 220 है, और खुद के डिवेंचर है, इसका मतलब इधर लायबिलिटी में भी हो गए। तो जो लायबिलिटी साइड में 10% डिवेंचर्स आपको दिख रहे हैं 4 लाख के, उसमें 2,20,000 रुपए तो हमने ही खरीद रखे, उधर 220 क्यों होंगे, क्योंकि उधर फेस वैल्यू होते हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल और डिवेंचर की एंट्री आप हमेशा फेस वैल्यू पे करते हो, प्रीमियम आप अलग रखते हो, तो इधर फेस वैल्यू पे होंगे। और इन्वेस्टमेंट की एंट्री आप हमेशा एक्चुअल प्राइस पे करते हो, जितने में खरीदा 100 की चीज 98 में खरीदे तो 98 में लिखते हो आप, तो वो कॉस्ट प्राइस है। तो जब कैंसिलेशन होगा तो याद करो हमने क्या किया था, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 2 पीस, और ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख, इधर से 2 लाख हटेंगे, इधर से 220 हटेंगे, तो नई बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट 18 के लिखोगे, डिवेंचर 80 के ही लिखोगे। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम लिखते थे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। क्या लिखते थे याद करो, डिवेंचर चैप्टर याद है, नहीं याद हो तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स देखना। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन लिखते थे ऑन डिवेंचर रिडम्पशन को, कॉपी पर में पेज पलटा के देखना, और उस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को हम सीआर में ट्रांसफर करते थे। तो मैं डायरेक्ट सीआर में ट्रांसफर कर रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में, सीआर नहीं, सीआर कैपिटल रिजर्व। आप चाहो तो 2 एंट्री घुमा देना, पहले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, फिर अगले एंट्री में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, इस तरीके से कर देना, कंप्लीट। तो आपका डिवेंचर प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन आ गया, इक्विटी बायबैक आ गया, इसोप आ गया, और डिवेंचर रिडम्पशन। 4 चैप्टर आपके मिला के कितना शानदार क्वेश्चन बनाया। आरक्यू लिखना है इस क्वेश्चन को, जरूर रिवीजन करना है। लेकिन वही कर पाएगा जिसको फर्स्ट ग्रुप का ये 2 चैप्टर भी याद होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंशियल, और सेकंड ग्रुप में है इसोप और बायबैक, कॉम्बिनेशन वाला है। तो कई बार हमें पुरानी चीजें भी याद रखना पड़ती है, वो इस कारण से। अब बैलेंस शीट बड़े ध्यान से बनाना, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा उनका फर्क आएगा तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। मैंने यहाँ सीआरआर बनाया इसमें से, उन्होंने हो सकता है यहाँ पे सीआरआर कहीं और से बनाया हो। मैंने प्रीमियम पहले यूज कर ली, बाद में रेवेन्यू, उन्होंने हो सकता है यहाँ पर रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लिया होता, नीचे प्रीमियम वाले यूज कर ली होती। खैर अल्टीमेट बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आपकी, ठीक। और बैलेंस शीट बहुत बार बनाना सिखा चुका हूँ, टिक लगा लगा के आप इफेक्ट देते जाओ, इक्विटी इतनी कम हो गई, प्रेफरेंशियल इतने कम हो गए, डिवेंचर इतने कम हो गए, ऐसे फटाफट बन जाएगी, ठीक। मेरी ओर से आपको बायबैक कंप्लीट, और सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो आखिरी के वो सब मैंने करवाए हैं, स्टार्टिंग की इजी वाले भी और लास्ट में इस तरह के भी। तो आपका 100% बायबैक बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। एक ही बात मैंने, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, बस वही, उसको ध्यान से समझे और फिर कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।